Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So let's continue historiography in Indian tradition. फर्स्ट पार्ट में हमने हिस्टोग्राफी इन एंशियंट पीरियड की डिस्कशन की है। उसमें हमने बहुत सारे एंशियंट के समझो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, बाद में अशोका मौर्य टाइम्स में क्या हुआ था, कैसे वो लिखे जाते थे, इंस्क्रिप्शन के बारे में, और एंशियंट इंडिया में रामायण, महाभारत, पुराण, जैन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह के बारे में लेके, और सोहागौरा कॉपर प्लेट, उस ज़माने में तो कागज़ नहीं थे तो कॉपर प्लेट पे वो हिस्ट्री लिखा करते थे, उसके बारे में हमने डिस्कस की है। और समझो जब मनुस्क्रिप्ट लिखे जाने लगा, हाथ से लिखने जाने लगा, तब हर्षचरित जैसे बायोग्राफीज वगैरह लिखने जाने लगे। तो ये सारे हमने अभी एंशियंट पीरियड में देखे हैं, एंशियंट इंडियन हिस्टोग्राफी में। तो हमें अब हिस्टोग्राफी इन मीडिएवल पीरियड देखना है इंडिया के कंसेप्ट में। तो ये जो हमारा मीडिएवल पीरियड है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जो हमारी इंडियन हिस्टोग्राफी है वो शुरू होती है, सपोज यहाँ पे जीरो है। जीरो मतलब हमने डिस्कस किया है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। तो यहाँ से आगे हम सीई कॉमन एरा बोलते हैं, सीई कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा, और इसके पीछे जाएंगे तो हम बोलेंगे बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, 10,000 साल पूर्व से भीमबेटका वगैरह ये गुफाएं थी, यहाँ से शुरू होके, है ना, पिछले पार्ट में हम डिस्कस किया है कि शुरू के सिंधु संस्कृति, सिंधु घाटी संस्कृति वगैरह, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा होके होके हम लोग यहाँ तक 1206 तक ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री है। और जो मिडिवल पीरियड है तो 1206 से लेके 1707 तक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, तो 12 से 6 क्यों, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का हमारे देश पे आक्रमण हुआ, दिल्ली पे। तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। उन्होंने फिर स्लेव डायनेस्टी, फॉरेनर डायनेस्टी शुरुआत हुई यहाँ पे। तो इस यहाँ 1206 से लेके 707 तक जो मिडिवल पीरियड है, इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी, तो कुतुब मीनार भी यही पीरियड में बनाया। रजिया सुल्तान आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी, मार्को पोलो इंडिया को विजिट किया इधर यहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई यही पीरियड में। बहामनी डायनेस्टी, गुरु नानक का जन्म भी हुआ है। बाद में आदिल शाही, निजाम शाही, वास्को द गामा है 1498 में। बाबर ने यहाँ पे मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखा। बाद में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, यही दौरान 1565 में तालीकोट का बैटल हुआ, उसमें विजयनगर का साम्राज्य डूब गया। हल्दी घाटी का बैटल हुआ 1756 में। तो इंडो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, डेनमार्क कंपनी भारत में यही दौरान आए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यही पे 1630 में हुआ, और 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ। तो ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं ये मिडिवल पीरियड में हुई है। तो 1206 से आगे तो क्या 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 हुआ यहाँ पे, द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रंगिनी या राज तारंगिनी। तो राज तारंगिनी नामक जो बुक है
वो क्या है, वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है। कश्मीर का नाम हमने सुना है, कश्मीर हमारा एक अभी स्टेट हुआ है। तो कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो राजत रंगिनी में लिखी है। इट इज़ ए रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखी है कल्हन ने, हिस्ट्री बाय कल्हन इन 20th सेंचुरी सी, कॉमन एरा सी में लिखा है। तो जो हिस्ट्री है इसका मतलब राज तरंगिनी का मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग्स, द रिवर ऑफ किंग्स। तो जो कश्मीर में जितने भी किंग्स होके गए वो सारों का यहाँ पे वर्णन आया है। इज क्वाइट क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ, और ये जो राज तारंगिनी हिस्ट्री लिखी है कल्हन ने, क्लोज टू है कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी के क्लोज है। तो क्लोज मतलब, मॉडर्न हिस्ट्री के क्लोज मतलब ये है कि हमने देखा पिछले फर्स्ट लेसन में कि कोई भी हिस्ट्री लिखनी है तो हमें वो ऑथेंटिक पेपर होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। तो इस तरह से कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट, उसने खुद बताया है कि उसने जो टेक्स्ट लिखा है, वो ग्रंथ लिखा है, आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिन करके, चिकित्सा करके, वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स देखा है। इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, रिमेन्स ऑफ एंशंट मोन्यूमेंट्स, प्राचीन जो मोन्यूमेंट्स है उसके जो अवशेष है, डायनेस्टिक रिकॉर्ड हमने एग्जाम्पल लिया था अशोका मौर्य का पिछले पीरियड में। एंड लोकल ट्रेडिशंस, और जो लोकल ट्रेडिशन है उनसे जो भी प्रूफ मिलता है, जो भी पेपर मिलता है, वो क्रिटिकली एग्जामिन करके कल्हन ने ये हिस्ट्री राज तारंगिनी लिखी है। मतलब हिस्ट्री जो लिखी जानी चाहिए वो क्रिटिकली एग्जामिन करके लिखी जानी चाहिए। कौन सा पेपर इसने में थमा दिया और हिस्ट्री लिखने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन द मिडिवल इंडिया, और इंडिया में द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर्स, जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स, तो उनके कोर्ट में मतलब दरबार में जो हिस्टोरियंस थे, वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो इन्फ्लुएंस हुए थे हिस्टोरियंस किससे, अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। अभी जो मुस्लिम रूलर्स थे वो बाहर से आए थे समझो, तो उनके हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो भी पढ़ाई की होगी वो उन पे अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी का प्रभाव हुआ था। अभी मुस्लिम रूलर्स समझो कौन है, तो समझो कुतुबुद्दीन तो ऐबक फर्स्ट तो था ही इंडिया पर आक्रमण करने वाला, बाद में इल्तुतमिश था, बाद में अलाउद्दीन मसूद है, घियासुद्दीन बलबन, कैकाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बेहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी को डिफीट करके आया हुआ बाबर, उसने मुग़ल सल्तनत की इंडिया में नींव रखी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बाद में साउथ इंडिया में बहामनी सुल्तान, आदिल शाह, कुतुब शाह, निज़ाम शाह वगैरह। तो ये सारे जो थे मुस्लिम रूलर्स थे। ये मुस्लिम रूलर्स के दरबार में जो भी हिस्टोरियंस थे उन पे पर्शियन, अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी का प्रभाव पड़ा था। तो अरेबिक हिस्टोग्राफी में कौन से फेमस, इब्न खल्दून, इब्न इशाक, अल मसूदी वगैरह जो अरेबिक हिस्टोग्राफर थे, तो उन पे
हाँ, अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी का प्रभाव पड़ा था। अमंग देम, उनमें से जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। जियाउद्दीन, बहुत सारे नाम अभी मैंने बताए, उसमें जियाउद्दीन बर्नी एक बहुत इम्पोर्टेंट उसमें हिस्ट्रियन है। तो समझो ये कौन था, ये ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में वो होके गया है। अ, उसके जो जियाउद्दीन बर्नी के चाचा रहो, पापा है, ग्रैंडफादर है, वो सब सुल्तान ऑफ दिल्ली के दरबार में काम किया करते थे और वो बहुत अमीर खुसरो के क्लोज भी था। तो इसने क्या किया, इन तारिक ई फिरोज शाही नाम का बुक लिखा, रिटर्न बाय हिम। ही हैज़ स्टेटेड द पर्पज ऑफ हिस्टोग्राफी। तो उसने इस बुक में बताया है कि पर्पज हिस्टोग्राफी लिखने का क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रिकॉर्डिंग ऑफ रूलर्स वैलर। कि वो कहता है कि हिस्टोरियन की ड्यूटी है वो लिमिटेड नहीं है खाली रिकॉर्डिंग ऑफ रूलर्स वैलर। जो कोई रूलर है उसने क्या क्या पराक्रम किया, उसने कौन सी पॉलिसीज अपनाई ऑफ वेलफेयर की, वो तो लिखना है ही, लेकिन बट ही शुड ऑल्सो राइट, उसने ये भी लिखना है द रूलर्स फेलिंग्स। जो कोई रूलर होगा उसमें वो किस जगह पे फेल हुआ, उसकी कौन सी पॉलिसी फेल हुई, इनकरेक्ट पॉलिसीज, उसने जो भी पॉलिसी एक्सेप्ट की थी उसमें से कितनी इनकरेक्ट थी, ये भी लिखना चाहिए, ऐसा उसका कहना था। बर्नी फर्दर सेज दैट, बर्नी आगे कहता है कि हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन। हिस्टोरियन ने कंसिडरेशन मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द वाइज। कि उस जमाने में जो भी कोई वाइज पीपल रहते थे, वाइज सुज्ञ लर्नेड विद्वान जो लोग थे, एंड द सेंट्स, और जो सेंट लोग थे, सेंट मतलब हिंदू में हम उनको बहुत सारे नाम से जानते हैं, गुरु, सदगुरु, साधु, ऋषि, देवर्षिज, राजर्षि, सप्तर्षि, है ना, ब्रह्मर्षिज, स्वामीज, पंडित, पुरोहित, पुजारी, आचार्य, योगी, योगिनी, इतने सारे नामों से हम संत लोग इसमें सब आते हैं। ये हो गए हिंदुओं के समझ। मुस्लिम में वली, इसको फ्रेंड ऑफ गॉड कहा जाता है, सूफीज, फकीर। सिख में समझो संत, भगत, वाहिगुरु वगैरह। ये जो सारे जो संत थे, जो बड़े बड़े लोग विद्वान थे ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल, सॉरी कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। तो लोगों के कल्चरल लाइफ पे इन लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हिस्ट्री ने लिखना चाहिए। दस, बर्नी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी। इस तरह बर्नी ने क्या किया, हिस्टोग्राफी का स्कोप बढ़ाया कि भाई खाली राजे लोगों का पॉलिटिकल इवेंट के बारे में, वॉर फेयर के बारे में नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। फॉर द हिस्टोरियंस इन मुगल कोर्ट्स, जो मुगल कोर्ट्स थे, तो मैंने बताया मुगल का जो डायनेस्टी थी, तो मुगल डायनेस्टी का जो फाउंडेशन हुआ वो तो बाबर ने रखा। बाबर के बाद हुमायूं, शाहजहां, अकबर वगैरह, अभी मैंने सब सारे नाम आपको बताए। तो इनको जो दरबार थे, दरबार समझो कैपिटल में उन सभी कैपिटल, कभी उनकी आगरा रही है, कभी फतेहपुर सिकरी रही है, कभी लाहौर रही है, अभी पाकिस्तान में है, कभी दिल्ली है, उसको वो शाहजहानाबाद ये भी कहा करते थे। तो उनकी जो दरबार की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, उर्दू थी, अरेबिक, तुर्किक ये भी थे। तो ये जो मुगल कोर्ट्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम, उसको जहांगीर कहा जाता है, उसका बेटा शाहजहां, औरंगजेब वगैरह, और लास्ट का जो
एम्पेरर था उनका बहादुर शाह जफर, तो उनके दरबार में प्रेजिंग द एम्पेरर्स, ये अभी मैंने सारे नाम बताए, उनका प्रेज करना, स्तुति करना, एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी, और मैं कितना लॉयल हूँ उसका एग्जीबिशन करना, प्रदर्शन करना, दिखावा करना, बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट होता था। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स, और सुटेबल पोएटिक कोट्स मतलब शेरो शायरी बोलते हैं हम उसको, तो राजा के स्तुति पर कुछ तो शेर अर्ज किया है, हमने सुना है ना, सुनते हैं आप, बाद में शेर सुनाने के बाद वाह वाह क्या बात है, माशा अल्लाह वगैरह, है ना। तो ऐसे कोट्स अगर उस रूरल के बारे में कहा जाए, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, उनके उनको ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाया जाए, वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, वो भी वहाँ पे होता था। ये बहादुर शाह भी मैंने बताया कि मुगल कोर्ट्स, जिस लास्ट का एम्पेरर था बहादुर शाह जफर, वो खुद एक शायर था। शायर, आपने शायरी सुनी होगी, तो मैं आपको एक शायर उसका शेर सुनाता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा फिर। बहादुर शाह जफर जो लास्ट का एम्पेरर था, 1857 को जो अपना रानी लक्ष्मीबाई वगैरह उसमें उसने हिस्सा लिया था, तो उसको पकड़ के अंग्रेज़ों ने कैद में डाला था। तो उसने बहुत सारी शेर मतलब शायरी लिखी उस, तो एक बताता हूँ मैं आपको। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बाहर में। मतलब जो समझो फूल का बगीचा होगा, तो उसमें कांटे झड़ के गिर गए होंगे, तो वो कहता है कि कांटों को मत फेंका करो। क्यों? फूल तो अच्छे है ही, तो फूलों के साथ वो भी बड़े हुए थे ना, तो उनको क्यों बाहर निकालना। तो ऐसे वो दुख भरे जो शेर व शायरी थी, वो उस ज़माने में किया करते थे राजाओं को खुश करने के लिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो बाबर जो था वो मुगल एम्पायर की उसने फाउंडेशन किया इंडिया में। तो उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है ना। और फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी इंडिया में शुरू की उसने। तो इसने क्या किया था, लोधी को हराया था, लोधी को हरा के उसने मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। उनके बच्चे का नाम था हुमायून, हिंदाल, कामरान, गुलबदन लड़की का नाम, गुल चेहरा बदन, ये सब। तो बाबर का मतलब आपने सुना होगा बब्बर शेर, है ना। तो हो सकता है बब्बर शेर मतलब टाइगर से वो नाम आया होगा। तो ये 1526 में वॉर ऑफ बैटल हुआ पानीपत का। तो उसमें इब्राहिम लोदी के खिलाफ, तो लोदी किंग जो था उसने लोदी को हरा के उसने यहाँ पे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये मुगल एम्पायर की स्थापना की। वो 300 साल तक चली रही उसका सारा, फिर अंग्रेज जाने तक ये। तो रोट एंड मुगल एम्पायर रोट एंड ऑटोबायोग्राफी, उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है एंटाइटल्ड तुझु की बाबरी। नाम क्या है? तुझु की बाबरी। उसको हम बाबरनामा, तो दूसरा नाम बाबरनामा भी है, वो कहते हैं उसको। तो तुझु की बाबरी जो है, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स फॉट बाय हिम, बाबर ने कौन से कितने कितने युद्ध किए वो सारा वर्णन उसमें है। बाबर ऑल्सो रिकॉर्डेड इज माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस, और उसने माइन्यूट सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है उसका ऑफ वेरियस रीजन्स, कि जिस जिस रीजन में वो गया, जिसने युद्ध जीता होगा,
वो सारा रीजन जीता होगा, उस रीजन में ऑब्जर्वेशन किया, सिटीज़ ट्रैवल्ड बाय हिम, जो जो शहरों में वो गया उसका उसने बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया। सिटीज़ ट्रैवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, और उस जगह की इकोनॉमी कैसी है, वो राज्य कैसा चलता होगा, कस्टम्स रूढ़ी परंपरा क्या है, फ्लोरा, फ्लोरा मतलब वहाँ की वनस्पतियाँ, ग्रीनरी, हर्बेज, लिफेज, वेजिटेशन, इसके सिमिलर वर्ड्स है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ की नेटिव प्लांट लाइफ कैसी है, नेचुरल हैबिटेट कैसा है, वो सब उसका बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया है उसने सारा। वो तुझु की बाबरी मतलब बाबरनामा में लिखी है। ये ओरिजिनल जो है वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी है, टर्किश लैंग्वेज। तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी समझो चगताई या पर्शियन लैंग्वेज में है, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कि ठीक है। आगे निकलते हैं। अबुल फजल्स अकबरनामा, तो अब बाबर का बेटे का नाम था हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आया समझो। तो अकबर के जीवनी पे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी। अगर हमें चिकित्सक इतिहास लिखना है, चिकित्सक इतिहास लेखन की दृष्टिकोण से अकबरनामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, तो उसने जो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जमा किए, असल बोलते असली, पूरे रियल डॉक्यूमेंट जमा किए, एंड देयर स्क्रूटिनी, और उसका जो उसने स्क्रूटिनी किया, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है वगैरह देखा। इज लुक्ड अपॉन अ डिवाइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक। वो बायस नहीं था, उसने जो सही लगा वही पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए। सो ये जो अबुल फजल की अकबरनामा है वो हमें रियल लगती है। तो ये जो जो अबुल फजल था वो अकबर के दरबार में वजीर था, वजीर। तो बाद में इसने बाइबल का भी ट्रांसलेशन किया पर्शियन लैंग्वेज में। बाद में उसका जो बेटा था अकबर का, उसका नाम था सलीम, या उसको जहांगीर भी कहते हैं। तो उसने वीर सिंह बुंदेला के हाथों या अबुल फजल को मरवा दिया। तो बहुत सारे वो कटकारस्थान हुआ करते थे उस टाइम। तो ये अकबरनामा जो लिखे हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में है, और जो डिस्क्रिप्शन इज लाइफ के बारे में, और ये बुक लिखने में, जो अकबरनामा बुक लिखने में 7 साल लगे थे, 7 साल। और जो मनुस्क्रिप्ट है जो हाथों से लिखा है, वो जो स्क्रिप्ट है मनुस्क्रिप्ट, ये अभी इंग्लैंड के लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आगे चलते हैं। बखर, बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स। ये बखर भी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है ऑफ मिडिवल टाइम्स। बखर ये खास करके हिस्टोरिकल नरेटिव होता है रिटन इन मराठी प्रोज, मराठी में लिखी जाती है। तो ये क्या होता है कि मराठी लिटरेचर में इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। आज तक मतलब उस ज़माने में कम से कम 200 बखर्स लिखी जा चुकी थी 17वीं सेंचुरी में। तो बखर का मतलब कभी कभी ऐसा कहते हैं कि बखर खबर मतलब न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, तो खबर का बखर हो गया होगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है। इट कंटेन्स यूलॉजीज। अभी बखर में यूलॉजीज बहुत है। यूलॉजीज मतलब गुणगान, वो तुम ऐसे हो, तुम बहुत अच्छे वगैरह वगैरह, सब अच्छा लिखना, इसका मतलब। अब द हीरोज एंड हीरोज मतलब
वो वॉरफेयर के कुछ हीरो रहेंगे, वो रूलर्स वगैरह उनके बारे में। एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट जो हुई उनके बारे यूलॉजीज करना, कितना बहुत पराक्रम किया, हमारा सैन्य इतना छोटा था, उनका इतनी इतनी थी, फिर भी हमने उनको हराया वगैरह वगैरह। बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, इनके बारे में यूलॉजीज बहुत सारे होती रहेगी शायद। मराठी बकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, मराठी बकर भी अभी मैंने डिस्कस किया है, उसके अनेक सारे टाइप्स है। सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद। तो सभासद बखर जो है वो कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखी थी। तो ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल इसका नाम था श्री शिव प्रभूंचे चरित्र। क्या नाम था सभासद बखर का ओरिजिनल नाम? श्री शिव प्रभूंचे चरित्र। ये बायोग्राफी है अब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो 1697 में लिखी थी। और वो जो लिखी गई थी, जो अपने छत्रपति के बारे में, वो अपने मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, आपको मालूम है। तो ये लिखी गई थी जिंजी में। जिंजी मतलब अभी ये जिंजी नाम का फोर्ट है, तमिलनाडु में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दूसरे पुत्र थे राजाराम महाराज, उन्होंने वो उनसे लिखवाए थे, उसमें अभी सभासद बखर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो डिसीजंस थे, उन्होंने जो अफजल खान को मारा, विजिट टू आगरा एंड एस्केप फ्रॉम, वहाँ पे वो निकल पड़े उधर से, बाद में उनका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, वेंकोजी से जो मीटिंग हुई उनकी। तो वो सारे जो अभी आज हम जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं, तो सारा ये सभासद बखर में से जानते हैं। और जो लिखी गई थी रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। तो छत्रपति राजाराम महाराज जी ने उनसे वो लिखवाई थी। तो हमने देखा कि 1690 में समझो 80 में महाराज जी का दुखद निधन हुआ। बाद में संभाजी महाराज छत्रपति बने, उनके बाद में छत्रपति राजाराम महाराज बने। तो छत्रपति राजाराम महाराज, तो उनका जन्म है 1670 में हुआ था, और जो मृत्यु है, हाँ, जो उनकी मृत्यु हुई थी 1700 में, 1670 से 1700 सिंहगढ़ पे। तो ये राजाराम महाराज यंगर सन थे, उनके माता का नाम था सोयराबाई, है ना। तो वो चाहती थी कि अपना बेटा छत्रपति बने, ठीक है। वो फिलहाल हमें बहुत सारा मालूम है। तो उन्होंने वो जिंजी में जाने के बाद वो सभासद बखर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो ऑटोबायोग्राफी थी लिखवाई थी। उनके राजाराम महाराज के पत्नी का नाम, उनको 3 पत्नियां थी, जानकीबाई, ताराबाई और राजसबाई। उनके बच्चे का नाम भी छत्रपति, समझो पिताजी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था ही, और बच्चे थे जो शिवाजी सेकंड, संभाजी सेकंड, राजकर्ण वगैरह ऐसे थे, ठीक है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किस तरह से रूल किया और उसके बारे में सभासद बखर हमको बताती है। तो अगली है भाऊसाहेबांची बखर। भाऊसाहेबांची बखर ये क्या करती है? डिस्क्राइब्स, ये क्या वर्णन करती है? द बैटल ऑफ पानीपत। अपने पानीपत का तो नाम सुना होगा, पानीपत पे एक पिक्चर भी आया था। भाऊसाहेबांची बखर। ते भाऊसाहेब ये कौन है? तो हमने देखा कि जो पेशवा थे, बाजीराव पेशवा, आपको मालूम है बाजीराव पेशवा, उसके बाजीराव मस्तानी का पिक्चर भी आया था। तो जो बाजीराव है, बाजीराव की जो पिताजी है बालाजी विश्वनाथ, वो
छत्रपति शाहू महाराज मतलब संभाजी के जो पुत्र थे, समझो छत्रपति संभाजी महाराज का जो उनको मार दिया गया औरंगजेब के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, तो बाद में रायगढ़ पे कब्जा करके उनकी पत्नी और बच्चे को सबको लेके गए थे वो। तो 17-18 साल वो उनके ही कैद में रहे थे। तो उनके बच्चे का नाम शाहू था। तो उस शाहू को उन्होंने बाद में छोड़ दिया। 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ तो उन्हें कैद से मुक्ति मिल गई और उन्होंने आके फिर सातारा में अपना अलग सा राज्य स्थापन किया, क्योंकि उस टाइम तक राजा राम महाराज जी का निधन हो गया था। उनकी पत्नी जो थी वो कोल्हापुर से राज्य चलाती थी। तो उनके साथ कुछ बखेड़ा न हो जाए तो उन्होंने सातारा से अपना अलग सा राज्य शुरू किया और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री मतलब पेशवा। तो प्रधानमंत्री का उनके बाद पेशवा हुआ उनका 20 साल का बच्चा बाजीराव, जो हम पिक्चर में सिनेमा मूवी में देखा है। तो बाजीराव के 2 बच्चे थे। बाजीराव के 2 बच्चे समझो, बालाजी विश्वनाथ को 2 बच्चे थे। उसका नाम बाजीराव एक का था और दूसरा का चिमाजी अप्पा था, चिमाजी अप्पा। तो बाजीराव के जो बच्चे थे तो उसमें बालाजी बाजीराव, उसको हम नाना साहब भी कहते हैं, और दूसरे का नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ये दूसरा बच्चा था और बालाजी बाजीराव जो नाना साहब कहलाते थे उनके बच्चे का नाम था विश्वास। ओके, तो विश्वास और जो बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे उनका जो दूसरा बेटा था चिमाजी अप्पा, उनके बच्चे का नाम था सदाशिवराव। और वो सदाशिवराव और ये विश्वासराव, सदाशिवराव को ही सदाशिव भाऊ कहते थे, सदाशिव भाऊ। तो वो और विश्वासराव वो पानीपत के युद्ध पे गए थे। तो वहाँ पे दोनों मारे गए। तो वो जो युद्ध था उसके बारे में भाऊ साहेबांची बखर लिखी गई है। डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत युद्ध कैसे हुआ, और इसके ऊपर पिक्चर मैंने अभी मेंशन भी किया है कि फिल्म भी आई थी। अनादर बखर एंटाइटल्ड पानीपतची बखर। अभी पानीपत जो बैटल था उसके ऊपर पानीपतची बखर करके भी एक अलग सी बखर आई थी, वो लिखी थी रघुनाथ यादव ने 1762 में रघुनाथ यादव, इसमें नाम नहीं दिया है। इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट, वो भी इसी इवेंट पे लिखी है। बाद में होळकरांची कैफियत मतलब हाल, समाचार, खैरियत, विवरण, वर्णन, हकीकत, डिटेल्स समझो। तो ये जो होळकर थे, होळकरांची कैफियत, होळकर ये क्या करते, होळकर मतलब आपने अहिलाबाई का नाम सुना होगा। तो जो होळकर थे, जो बाजीराव थे, बाजीराव ने नॉर्थ इंडिया, तो अपना मराठा एम्पायर बहुत सारा फैलाया, बहुत सारे सरदार उन्होंने निर्माण किए। तो ये जो मल्हारराव होळकर भी निर्माण किए, उनको उन्होंने इंदौर की जहागिरी दी थी। तो मल्हारराव के बाद उनके बेटे के बाद उनकी स्नुषा मतलब डॉटर इन लॉ, तो अहिलाबाई वो हुई। बाद में मालेराव हुआ, तुकोजी होळकर, काशीराव होळकर, खंडेराव होळकर, यशवंतराव होळकर, ये सब जो डायनेस्टी के जो उनके बाद में रूलर्स हुए, तो उन सारों की मतलब होळकरांची कैफियत, उनका क्या कहना है। तो ये जो है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होळकर्स, ये सारे होळकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड देयर कंट्रीब्यूशंस टू द मराठा रूल, और मराठा रूल में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो डिस्क्राइब करती है।
Buckers can be divided into various types such as biographies of kings. राजे लोगों की जो बायोग्राफी है वो भी बखर में आती है. बाद में डायनेस्टिक हिस्ट्री, डायनेस्टिक का भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं. उनके बच्चे, पोते, परपोते वगैरह. डायनेस्टिक हिस्ट्री. डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उस दरम्यान वो. हिस्ट्री ऑफ सेक्ट. सेक्ट मतलब एक पंथ होता है ना, बड़ा धर्म होता है. धर्म में भी उसमें डिवीजन होते हैं तो उसे पंथ कहते हैं. समझो मुस्लिम में शिया, सुन्नी, अहमदिया वगैरह. और क्रिश्चियन में समझो कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स, ये ऐसे पंथ. ऑटोबायोग्राफीज है. रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस. ग्रीवेंसेस मतलब किसी को कुछ कंप्लेंट होती हो, इंडिविजुअल कंप्लेंट हो, ग्रुप की कंप्लेंट हो, वो सारे. बेस्ड ऑन मिथोलॉजीज. मिथोलॉजी बारे में हमने चर्चा की है, पुराण वगैरह. एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द किंग. और उस राज्य लोग जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उन सब के बारे में बखर में लिखा गया है. डू यू नो Al-Biruni? Al-Biruni wrote in Arabic about इंडियन नॉलेज. Al-Biruni ने अरेबिक लैंग्वेज में अबाउट इंडियन नॉलेज, भारतीय ज्ञान के बारे में लिखा है. एंड सोशल लाइफ, और सामाजिक जीवन कैसा था इंडिया में, वो अल-बिरूनी ने लिखा है. इसका पूरा नाम अबू रेहान अल-बिरूनी. ही वॉज अ ईरानियन स्कॉलर. ईरान के थे, मतलब पर्शिया. उनको फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है. बाद में उनको फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन ऐसा भी कहते हैं. उनको फादर ऑफ मॉडर्न जियोडिसी ये भी कहा जाता है. जियोडिसी एक मैथ्स की ब्रांच होती है. एंड उनको फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो भी कहा जाता है. उनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और उनका डेथ गजनी अफगानिस्तान में हुआ था. और वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड नेचुरल साइंस में भी वेल वर्स, मतलब उनको उसका पूरा ज्ञान था. अल-बिरूनी. इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स, और अगले कुछ पीरियड में बहुत सारी किताबें अबाउट इंडिया, भारत के बारे में, वे रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स. फॉरेन के जो विद्वान थे उन्होंने लिखे हैं. अमंग देम, उनमें से, टू नेम, अगर कुछ नाम लिए जाए, वो फ्यू आर हसन निज़ामीज ताजुल मासिर. नाम ध्यान में रखो, हसन निज़ामीज ताजुल मासिर. हसन निज़ामी ये पर्शियन लैंग्वेज पोएट थे एंड हिस्ट्रियन ऑल्सो. he was migrated from Nishapur to Delhi, where he wrote Tajul Masir. और ये ताजुल मासिर को फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के जितने भी सुल्तान होके गए उनके बारे में वो जो किताब है, ये किताब जो है फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री माना जाता है. बाद में मिनहाज ई सिराज तबाकत ई नासिरी. नाम मिनहाज ई सिराज तबाकत ई नासिरी. ये भी मिनहाज ई सिराज भी पर्शियन हिस्ट्रियन है. इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था 1193 में और मृत्यु जो है दिल्ली में हुई थी. उनका फुल नाम अबू उस्मान मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, शॉर्ट में मिनहाज ई सिराज कहते हैं.
बाद में मिनाज ई सिराज तबकात ई नासिरी, वेरियस वर्क्स मतलब लिटरेचर बाय अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक बहुत ही फेमस सूफी शायर थे। अमीर खुसरो ओके, वो सूफी पोएट और स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में के बारे में आर्टिकल्स लिखे। ही वॉज डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन अवलिया, दिल्ली के जो निज़ामुद्दीन अवलिया थे उनके वो डिसाइपल शिष्य थे। उनका जन्म पतियालू में हुआ था और उनको वॉइस ऑफ इंडिया, ध्यान में रखो, वॉइस ऑफ इंडिया और पैरोड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। और उन्होंने जो हम गज़ल बोलते हैं, गज़ल, वो भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस करने का काम भी इन्होंने अमीर खुसरो ने किया था। तो ये अमीर खुसरो, उनका लिटरेचर। तुजुक ई तिमूरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर ई लंग। तिमूरी लंग को अमीर तिमूर भी कहा जाता है। ही वॉज अ तुर्क मंगोल, और उन्होंने भारत पे आक्रमण करके तिमूरिड एम्पायर की स्थापना की एंड बिकम फर्स्ट रूलर ऑफ तिमूरिड डायनेस्टी। उनका जन्म भी उज्बेकिस्तान में हुआ था और वो सुन्नी पंथ के थे। मुस्लिम में जो शिया और सुन्नी होते हैं उसमें सुन्नी थे। तिमूर अपने नाम करीना कपूर है ना, उनके बेटे का नाम भी तिमूर है। तो हु इन्वेडेड इंडिया। बाद में तारिक ई मुबारक शाही बाय याह्या बिन अहमद सिरहिंदी। ये कौन थे? ये भी अहमद सिरहिंदी, ये भी पर्शियन लैंग्वेज पोएट थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा ड्यूरिंग मुबारक शाह के काल में। और उनका जो वर्क है, जो साहित्य है, ये सैयद डायनेस्टी, जो बहुत सारे डायनेस्टी होके गए दिल्ली में, सैयद डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन के लिए माने जाते हैं। देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। और जो जितने भी सारे सुल्तान होके गए, सारे लेखक जो है, राइटर्स जो है, उन्होंने जो जो लिखा वो हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं। बाद में अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, भारत में जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे इन इंडिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट। वो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जो सल्तनत पीरियड में जो ट्रैवलर्स आके वो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उनमें से एक है, अभी समझो, अमंग देम आर इब्न बतूता। ये तो मोरक्कोन स्कॉलर था। ये मोरक्को देश आपको मालूम होगा, नाम सुना होगा। तो मुस्लिम मोरक्कोन स्कॉलर था और उसने जिंदगी में 30 साल तक ट्रैवल किया और 1,17,000 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया जिंदगी में। और उसका जन्म मोरक्को में हुआ और डेथ भी मोरक्को में हुई थी। और वो जोग्राफर था, एक्सप्लोरर था, स्कॉलर था। और अपने शायद एक पिक्चर आई थी इश्किया करके, उसमें वो गाना भी था, इब्न बतूता
बगल में जूता, आपने सुना होगा। तो यही वो इब्न बतूता है। वो नसरुद्दीन शाह और अरशद वारसी पे वो गाना फिल्माया गया था। ओके, नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक। ये भी अब्दुल रज़ाक जो है वो पर्शियन है और एम्बेसडर था वो टिमुरिड डायनेस्टी में। जो टिमुरिड डायनेस्टी मतलब तो जो रूलर है पर्शिया में, पर्शिया का रूलर जो था शाहरुख खान, अपने नाम सुना है? उस जमाने में पर्शिया में जो शाहरुख करके जो रूलर था, उसके दरबार में वो एम्बेसडर था। एंड वो इंडिया में 1440 में आया। अफगानिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई। अब्दुल रज़ाक। मार्को पोलो, बाद में नेक्स्ट हमारा जो ट्रैवलर है, फॉरेन ट्रैवलर, वो मार्को पोलो है। मार्को पोलो वो है वेनेशियन मतलब इटली में वेनिस है, तो वेनिस का रहने वाला वेनेशियन मर्चेंट था। तो और उसने भी एशिया में ट्रैवल किया, सिल्क रोड, अपने तो सिल्क रूट नाम सुना होगा। सिल्क रूट से उसने भारत में आया था और वो वेनिस में ही जन्मा और वेनिस में बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी जो किताब थी वो जो द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो ऐसी थी। बाद में निकोलाई कोंटी, ये भी इटालियन मर्चेंट था और वो भी भारत में और भारत में आया था, सदर्न एशिया में उसने ट्रैवल किया। बारबोसा जो है वो पोर्तुगीज़ था। पोर्तुगीज़ वो ऑफिसर था, पोर्तुगीज़ दरबार से इंडिया में आया था। और वो कन्ननौर, अपना साउथ इंडिया में केरला में कन्ननौर में की फैक्ट्री में वो काम करता था। इंटरप्रेन्योर ऑफ लोकल लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज जो है उसका वो इंटरप्रेन्योर करता था। इंटरप्रेटर मतलब अर्थ समझ के लेने का, बताने का पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में, और पोर्तुगीज़ भाषा उनको समझाने का। तो ये काम करता था। एंड डोमिंगोज पेस तो नाम आपने सुना होगा। पेस, लिएंडर पेस करके टेनिस है, देखो टेनिस खेलते हैं वो, टेनिस प्लेयर है लिएंडर पेस, वो डोमिंगोज पेस। ये भी पोर्तुगीज ट्रैवलर था। उसने विजयनगर एम्पायर को विजिट की थी। विजयनगर एम्पायर, रामदेव राय आपने सुना होगा, 1520 में। और वो जो गया था उधर, तो गोवा के जो व्यापारी जाते थे उनके ट्रूप से वो विजयनगर में गया था। और विजयनगर की जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसने ही लिखी हुई है बहुत सारी। देयर अकाउंट्स, उन्होंने जो वृत्तांत लिखे, अकाउंट लिखे, प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ऑफ मिडीवल इंडिया, मध्ययुगीन भारत के बारे में। ईश्वरदास नागर जो है ये भी अपने इंडियन लगते हैं। औरंगजेब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके राइटिंग से हमें मिलती है। भीमसेन सक्सेना और उसने तारीख ई दिलकुशा नाम की किताब लिखी थी। बाद में काफ़ी खान है, उसने हाँ मुंतकाब अल लुबाब, ये पर्शियन लैंग्वेज में बुक लिखी थी। अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उसने बहुत सारे अच्छी बातें लिखी है जो हम अभी मतलब ये दुश्मन औरंगजेब के बारे में लिखते थे, लेकिन अपने महाराज के बारे में भी उसने अच्छा कुछ लिख के रखा है। बाद में निकोलाई मनुची, ये इटालियन राइटर थे, डॉक्टर थे और ट्रैवलर भी थे। उन्होंने जो रिकॉर्ड मतलब लिख के रखा है वो शाहजहां के बारे में,
औरंगजेब के बारे में, शिवाजी, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और दारा शिकोह होगा, शाह आलम होगा, राजा जय सिंह। तो इनका जन्म 1638 में वेनिस इटली में हुआ था, लेकिन वो जो इंडिया में आया तो वापस जा ही नहीं सका। 1770 में इंडिया में उसकी डेथ हो गई। वेयर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब्स टाइम्स, वो सारे ये जो थे, ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान, निकोलाई मनुचे वगैरह औरंगजेब के ज़माने के थे, टाइम्स के थे। हुज अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुगल हिस्ट्री। और उन्होंने जो भी इतिहास लिख के रखा वो मुगल हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह हमने अभी आज हिस्टोग्राफी इन मिडिवल पीरियड, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली। आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम थर्ड पार्ट में हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड, मतलब 17 से 7 के बाद वो क्या होता है, कैसी लिखी गई मॉडर्न हिस्ट्री, वो हम नेक्स्ट पीरियड में पार्ट में देखेंगे, थर्ड पार्ट में। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को शेयर्स करो। कुछ भी आपको डाउट्स है, सजेशंस है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के लिए राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब, तो उसको आप हमें ऐसा प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक बेल आइकॉन दिखाई देगा। बेल आइकॉन को हम क्लिक करेंगे तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो पुरानी वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, may your dream come true, and thanks for watching till the end. Thanks.